तो आपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बातें सुनी। पीएम मोदी ने प्राचीन द्वारका का जिक्र किया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये कौन सा द्वारका है। तो आपको बता दें कि भगवान श्री कृष्ण ने गुजरात में समंदर तट पर द्वारका नगरी बसाई थी। द्वारका 3 हिस्सों में बटी है। पहला हिस्सा है मूल द्वारका। मान्यता है कि इसे श्री कृष्ण ने बसाया, यहाँ सुदामा रहा करते थे। दूसरा हिस्सा है गोमती द्वारका, जहां भगवान श्री कृष्ण का मूल मंदिर है। बताया जाता है कि यहाँ पर स्वयं श्री कृष्ण का दरबार सजा करता था। और तीसरा हिस्सा जो है बेट द्वारका का है, जिसे असली द्वारका कहा जाता है। यहाँ श्री कृष्ण का निवास स्थान है। और आपको बता दें, इसी को जोड़ने के लिए सुदर्शन केबल ब्रिज की शुरुआत की गई है। हालांकि द्वारका नगरी में तमाम डेवलपमेंट्स है, वहां पर भी एक कॉरिडोर बनाने का भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का प्लान है। और जो द्वारका नगरी पानी के भीतर डूबी हुई है, आने वाले समय में यहाँ पर एक सबमरीन को तैनात किया जाएगा, जो समुद्र के भीतर जो पर्यटक जाना चाहते हैं द्वारका नगरी को देख पाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये विजन है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात दौरे के दूसरे दिन ही शुरुआत बेट द्वारका में द्वारकाधीश के दर्शन के साथ की। पीएम मोदी ने भगवान श्री कृष्ण की पूजा अर्चना की। मंत्रोच्चारण के बीच उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की आरती की और मंदिर की परिक्रमा की। मंदिर पर लगे ध्वज को भी प्रधानमंत्री ने नमन किया। तो ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, जहां पर प्रधानमंत्री ने द्वारकाधीश के दर्शन के साथ अपने गुजरात दौरे को प्रारंभ किया। प्रधानमंत्री आज बेट द्वारका में भगवान श्री कृष्ण के दर्शन के बाद सुदर्शन सेतु का उद्घाटन करने के लिए पहुंचे। ये पीएम मोदी की महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। पीएम मोदी ने 7 साल पहले यानी कि साल 2017 में इस ब्रिज का शिलान्यास किया था। आज प्रधानमंत्री ने इसे देशवासियों को समर्पित किया है। ये देश का सबसे लंबा केबल ब्रिज है, जिसे सिग्नेचर ब्रिज भी कहा जाता है। सुदर्शन सेतु की लंबाई 2.32 किलोमीटर है, जो ओखा की मेनलैंड को बेट द्वारका के साथ जोड़ेगा। 2.32 किलोमीटर लंबे सिग्नेचर ब्रिज को बनाने में करीब 980 करोड़ रुपए खर्च हुए। ये ब्रिज 4 लेन का है और इसके दोनों तरफ 2.5 मीटर चौड़ा फुटपाथ भी बनाया गया है, ताकि जो लोग पैदल इस ब्रिज में चलना चाहें, उनके लिए भी किसी तरह की समस्या ना आए। मैं समुद्र द्वारका के उस दर्शन से विकसित भारत के संकल्प को और मजबूत करके आया हूं। साथियों, आज मुझे सुदर्शन सेतु के लोकार्पण का भी सौभाग्य मिला है। 6 साल पहले मुझे इस सेतु के शिलान्यास का अवसर मिला था। ये सेतु ओखा को बेट द्वारका द्वीप से जोड़ेगा। ये सेतु द्वारकाधीश के दर्शन भी आसान बनाएगा और यहां की दिव्यता को भी 4 चांद लगा देगा। जिसका सपना देखा, जिसकी आधारशिला रखी, उसको पूरा किया। यही ईश्वर रूपी जनता जनार्दन के सेवक मोदी की गारंटी है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज यहां से ये गारंटी दी और उन्होंने बताया कि जिस चीज का शिलान्यास हम करते हैं, उसका लोकार्पण भी कर देते हैं। भगवान विष्णु के चक्र का नाम सुदर्शन था और आप सोच रहे होंगे कि इस ब्रिज का नाम सुदर्शन क्यों पड़ा, ये जान लीजिए। दरअसल भगवान विष्णु के चक्र का नाम सुदर्शन था और उसी नाम पर इस सेतु का सुदर्शन सेतु नाम पड़ा है। पीएम मोदी ने बेट द्वारका और द्वारका को जोड़ने के लिए सुदर्शन ब्रिज का निर्माण कराया, ताकि इससे श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ सके, पर्यटन को बढ़ावा मिल सके। सुदर्शन सेतु के निर्माण से द्वारका और बेट द्वारका के बीच की दूरी कम हो गई, जिससे यहां आने वाले कृष्ण भक्तों को समय भी कम लगेगा और साथ ही अब पर्यटकों को यहां के लिए नौका परिवहन पर निर्भर रहना होता था। लेकिन अब लोग पैदल या तो गाड़ी के माध्यम से भी बेट द्वारका आसानी से आ सकते हैं।
इस ब्रिज पर 4 लेन सड़क और दोनों तरफ फुटपाथ बनाए गए हैं, जिस पर सोलर पैनल्स लगाए गए हैं। साथ ही फुटपाथ पर गीता के श्लोक, भगवान श्री कृष्ण की छवियां लगाई गई हैं, ताकि श्रद्धालु भक्ति में डूबे हुए भगवान द्वारकाधीश के दर्शन कर पाएं। जिस बेट द्वारका में सुदर्शन सेतु बनाया गया, अब आपको उसके बारे में हम विस्तार से बताते हैं। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण अपने मित्र सुदामा से यहीं मिले थे, जिसका वर्णन महाभारत और स्कंद पुराण में भी मिलता है। स्कंद पुराण में इसका जिक्र अंतद्वीप के नाम से किया गया है। इसे शंखोद्वार भी कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने शंखासुर का वध किया था। साथ ही बेट द्वारका शंखोधर भी कही जाती है। दरअसल यहाँ पर भारी मात्रा में शंख मिलते हैं और इसीलिए इसका एक नाम शंखोदर भी पड़ा है, ऐसी मान्यता है। जो बेट द्वारका श्री कृष्ण की नगरी है, वहां मुस्लिम बहुसंख्यक हो गए। यहाँ की कुल आबादी की बात करें तो 12,000 है, जिसमें 9,500 मुस्लिम हैं। यानी कि मुसलमानों की आबादी 80% से इस एरिया में ज्यादा है। अब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि क्या वाकई बेट द्वारका शुरू से ही हिंदू अल्पसंख्यक थे? अगर नहीं तो फिर कैसे बहुसंख्यक आबादी अल्पसंख्यक यहाँ पर बन गई और मुस्लिम अल्पसंख्यक से बहुसंख्यक हो गए? ये जान लीजिए। अब आप जरा इन आंकड़ों पर गौर फरमाइएगा। साल 1960 में 2,786 हिंदू वोटर हैं, यानी कि 83% आबादी हिंदू थी, जबकि 600 मुस्लिम वोटर थे, यानी मुस्लिमों की जो संख्या थी वो 17% थी। लेकिन 62 साल बाद साल 2022 में यह आंकड़ा पूरी तरह चेंज हो गया, बदल गया। यहाँ हिंदू वोट बैंक घटकर 960 हो गया, जो हिंदू वोटर हैं वो 960 हो गए, यानी कि 14% रह गए, और मुस्लिम वोटर्स बढ़कर 6,040 हो गए, यानी कि 86% का इजाफा हुआ। मतलब आप ऐसे समझ सकते हैं कि 69% हिंदू घट गए और 69% मुस्लिम यहाँ पर बढ़ गए। इसको लेकर भी कई तरह की बातें होती रही हैं। अब गुजरात भौगोलिक तौर पर 5 हिस्सों में बटा है, ये जान लीजिए। इसमें कच्छ है, सौराष्ट्र है, मध्य गुजरात है, दक्षिण गुजरात और उत्तरी गुजरात है। पीएम मोदी का जन्म उत्तर गुजरात में हुआ, लेकिन उनकी राजनीति की पहली चुनौती राजकोट में से पास हुई है। वो पहली बार राजकोट से ही विधायक बने थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गुजरात में किस तरह से विकास करें, गुजरात मॉडल का जिक्र इसीलिए बार बार आता रहा है। सौराष्ट्र रीजन की अब बात करें तो यहाँ लोकसभा की 7 सीटें आती हैं। अब इसका सियासी असर समझिएगा। राजकोट, जामनगर, जूनागढ़, पोरबंदर, अमरेली, सुरेंद्रनगर और भावनगर हैं। ये 7 यहाँ की लोकसभा की सीटें हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि प्रधानमंत्री गुजरात दौरे लगातार कर रहे हैं और टारगेट है कि गुजरात की 26 सीटें बीजेपी के खाते में आए। इसके अलावा गुजरात में भले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, लेकिन उनका मैसेज कर्नाटक से लेकर उत्तर प्रदेश तक के लिए है।